नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। पहले क्या आया, फंड का नाम या उसका शॉर्ट फॉर्म? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, या पीएम केयर्स फॉर शॉर्ट। ये पहले मुर्गी आई या अंडा वाले सवाल जैसा ही है, जिसका जवाब हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नई पहल को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं, पर शायद उनका जवाब भी हमें कभी ना मिले। ये एक अच्छी पहल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्राथमिक सवाल ये है कि क्या इस समय अलग से कोई फंड शुरू करने की ज़रूरत भी थी? यदि आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF नामक एक ऐसा ही फंड पहले से उपलब्ध है। आइए एक बार नज़र डालते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके भी बता देता हूँ। PMNRF के संसाधनों का उपयोग अब मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को देने के लिए किया जाता है। PMNRF से सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर के उपचार और एसिड अटैक आदि जैसे चिकित्सा उपचार के लिए खर्चों को आंशिक रूप से चुकाया जा सके। यहाँ प्रमुख शब्द है प्राकृतिक आपदाएं और दो आदि एक्सेट्रा। तो क्या कोरोना वायरस महामारी एक प्राकृतिक आपदा है? गृह मंत्रालय का कहना है कि यह है। 14 मार्च को एक अभूतपूर्व कदम में मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस प्रकोप को अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर घोषित किया, जिससे राज्य सरकारें अपने पीड़ित नागरिकों की मदद के लिए राज्य आपदा राहत कोष या स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से अधिक धन उपयोग कर सकती हैं। अनिवार्य रूप से अब PMNRF से धनराशि भी राहत प्रदान के लिए वितरित की जा सकती है। PMNRF की अच्छी बात यह है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ खर्च किया गया और किस मकसद से किया गया। जैसे हम जानते हैं कि 1 दिसंबर 2019 तक फंड में 3800.44 करोड़ रुपए की राशि थी और ये सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए अलग से फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी, जब सरकार इसी काम के लिए मौजूदा व्यवस्था, जो कि पारदर्शी भी है, उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी। इसके जवाब में PM केयर फंड की कुछ खूबियां गिनाई जा रही हैं। पहला, जो लोग इसमें दान करते हैं उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स में कटौती का फायदा मिलेगा। दूसरा, इसमें विदेशी योगदान स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन PMNRF में भी ये दोनों ही फीचर्स, टैक्स बेनिफिट्स और फॉरेन डोनेशन मौजूद हैं, जो हमें फिर से मूल सवाल पर वापस लाता है। कोरोना वायरस से राहत के लिए एक नया फंड आखिर क्यों आवश्यक है? एक और पहलू है जो इस नए फंड पर सवाल खड़े कर रहा है। 31 मार्च को एक अध्यादेश पारित किया गया था जो इस कोष में दान करने वाले लोगों को 80G के तहत लाभ देता है। तो इसका मतलब उच्च मूल्य वाले दानदाता जो चैरिटी करने के लिए टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं, उनके लिए इस नए कोष को आकर्षक बनाने में कुछ विधायी प्रयासों की जरूरत तो पड़ी। इस अध्यादेश के मुताबिक धारा 80G के तहत कर कटौती का दावा करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। 30 जून 2020 तक किया गया दान वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर में कटौती के लिए पात्र होगा। इसका यह मतलब हुआ कि यदि आप 30 जून से पहले दान करते हैं तो जो आयकर आप पिछले वर्ष के लिए फाइल करेंगे उसमें छूट का दावा कर सकते हैं। अगर क्रिटिकली इसे देखें तो ये लोगों के लिए कर भुगतान से बचने का तरीका है। पैसा जो सरकार के पास जाता है एक ट्रस्ट के पास जा रहा है। याद रहे कि ये फंड एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं और सदस्य वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, और ये लोगों से ऐच्छिक अनुदान, वॉलेंटरी डोनेशन स्वीकार कर सकता है।
सरकारी कर्मचारी और सैन्य कर्मियों ने पीएम केयर्स में दान करने के लिए अपना वेतन भी छोड़ा है। सार्वजनिक कंपनियां भी पैसे दे रही हैं और जाहिर है कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और अक्षय कुमार जैसे निजी दानदाता भी हैं। इस फंड में अब तक कितना पैसा एकत्रित किया गया है, इसके कई अनुमान जरूर हैं, पर कोई आधिकारिक सूचना अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है। मगर फिर से यह सारे कार्य पीएमएनआरएफ का इस्तेमाल करके भी किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही इस फंड के पीछे की मंशा के बारे में कुछ संदेह उठाता है। अगर इन संदेहों को दूर करना है तो सरकार को पीएमएनआरएफ की तरह ही एक वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें इसकी गतिविधियां, आय और व्यय का विवरण हो। अब यह देखना बाकी है कि ऐसा होता है या नहीं। इस दौरान सारा पैसा एक अपारदर्शी फंड में जा रहा है। कोरोना वायरस की स्थिति भारत में और भी ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, इसलिए इसको रोकने के लिए जो भी किया जा सकता है किया जाना चाहिए। अभी 10 मई को दोपहर 1:30 बजे जब मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 62,939 कंफर्म केसेस हैं और 2,109 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच इस निधि पर सवाल उठाना सरकार के अच्छे इरादों पर सवाल उठाने और पीड़ित लोगों की मदद करने की कोशिश की अनावश्यक रूप से आलोचना करने के रूप में भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकत्र किया गया पैसा उन्हीं लोगों की मदद के लिए जा रहा है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आपदाओं से पीड़ितों को राहत देने की बात आती है तो पीएमएनआरएफ के पास प्रभावी और पारदर्शी होने का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी के नेतृत्व में भी पीएमएनआरएफ का कई मौकों पर प्रभावी इस्तेमाल किया गया है। तो फिर एक नया फंड क्यों बनाएं? इस वक्त इसका सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण नजर आता है, यह सिर्फ एक प्रमोशनल एक्सरसाइज है। पीएमएनआरएफ को बने कई दशक बीत चुके हैं, पुरानी खबर हो गया है और दाताओं के लिए पीएमएनआरएफ एक नए कोष जितना आकर्षक नहीं होगा। और अब पीएम केयर्स, जो जरूरत में पड़े लोगों को राहत प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया है, यह तर्क दिया जा सकता है कि इससे सरकार की तटस्थता का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि समाज कल्याण में अमीर और शक्तिशाली जो अपना योगदान दे रहे हैं और मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकार की मशीनरी एकदम समन्वय से काम कर रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह एक बेहद चतुर कदम है और इससे मोदी को मार्केटिंग के अंक जरूर हासिल होंगे। वैसे इस कोष में नागरिकों की तकलीफ कम करने के लिए काफी पैसा जुटाया गया है। इतिहास हमें सिखाता है कि अक्सर अच्छे इरादों के नकाब के पीछे ही घोटाले चलाए जाते हैं। आशा है कि इस बेहद संवेदनशील स्थिति में पीएम केयर्स फंड के नाम पर नागरिकों के साथ कोई भद्दा मजाक नहीं किया जाएगा और यह भी पीएमएनआरएफ की तरह ही एक प्रभावी और पारदर्शी राहत ट्रस्ट साबित होगा। लेकिन लॉकडाउन के 46वें दिन तक इसका पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है और इस फंड में कितना पैसा है, इसकी कोई भी सूचना सरकार की ओर से नहीं आई है। और अब भी गरीब और मजदूर वर्ग के अधिकांश लोग पैदल अपने घरों की ओर जा रहे हैं। अब भी उन्हें रास्तों पर खाना नहीं मिल रहा है और अब भी वे सोने के लिए रेल की पटरियों का ही इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। सरकार ने कई दावे ज़रूर करे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर उनका सच इन दावों से कितनी दूर या पास है, इसका अंदाज़ा तो आपको होगा ही। और अगर नहीं है तो 9 PM न्यूज़ देखना छोड़ दें, अंदाज़ा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे कवर स्टोरी। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।